अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत के महू नामक स्थान पर हुआ था। आजकल ये महाराष्ट्र में है। और जिस वर्ग में उन्होंने जन्म लिया था वो महार वर्ग था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी था और मां का नाम भीमाबाई था। और वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। और उनका विवाह, प्रथम विवाह रामाबाई अंबेडकर जी से हुआ और द्वितीय विवाह डॉक्टर शारदा कबीर से हुआ, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सविता अंबेडकर रख लिया था। बाबा साहब की प्राथमिक शिक्षा के बाद मुंबई से उन्होंने बीए किया और महाराजा गायकवाड़, जो बड़ौदा के महाराजा थे, उनकी स्कॉलरशिप पर उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके वहां पर परास्नातक में डिग्री प्राप्त की। और उस समय 11 साढ़े $11 प्रति माह छात्रवृत्ति बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ जी देते थे उनको। और वहां से आने के उपरांत छत्रपति साहू जी महाराज ने उनका सहयोग किया और वो जो एक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे मूक नायक, तो मूक नायक के संपादन के लिए साहू जी महाराज ने उनको 2500 रुपए का चंदा उस समय दिया था, जो आज की तारीख में 25 लाख के बराबर। उसके बाद बाबा साहब ने लंदन में इकोनॉमिक्स में रिसर्च करने के लिए कोशिश की और छत्रपति साहू जी महाराज ने इसमें सहयोग किया। लंदन से इन्होंने इकोनॉमिक्स में वहां पर रिसर्च प्राप्त किया, पीएचडी किया और वहीं से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री भी प्राप्त की। भारत आने के उपरांत अंतरिम सरकार द्वारा उनको संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस संविधान को तैयार किया, जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत की संसद द्वारा उसे लागू कर दिया गया। और उस 26 जनवरी से लेकर आज तक हम उन्हीं द्वारा प्रदत्त संविधान में वर्णित सिस्टम के अनुसार अपना पॉलिटिकल सिस्टम, अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला रहे। बाबा साहब 1947 से लेकर 1951 तक विधि और न्याय मंत्री भी रहे और 1952 से 1956 तक वो राज्यसभा सांसद रहे। और जीवन के अंतिम चरण में 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। शायद उस समय जो इस वैदिक धर्म की विसंगतियां थी, एक वैदिक धर्म में जो बुराइयां व्याप्त थी, जिनसे उनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ता था, जिससे उनको अपमान सहना पड़ता था, उससे आगे जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और उन्होंने 1954 में यह भी घोषणा की थी कि हमारे 3 गुरु हैं, एक महात्मा गौतम बुद्ध हैं, दूसरे संत कबीर हैं और तीसरे ज्योतिबा फूले हैं। मुझे आज ये कहने में कतई ये संकोच नहीं कि महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका इस उत्तर प्रदेश पे कर्म स्थली रही है और जन्म स्थली भी रही है, जो नेपाल के बॉर्डर पर है, और महात्मा गौतम बुद्ध को हमारा कुर्मी समाज भी अपना महापुरुष मानता है, ऐसे महापुरुष से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और ये शिक्षाएं दी कि जिस तरह बौद्ध धर्म में सत्य और अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जैन धर्म में सत्य अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसको आप आत्मसात करें और उसी के अनुसार दैनिक जीवन में आचरण करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में दलित समाज के प्रति, इस बैकवर्ड पिछड़े समाज के प्रति जो अन्याय और अत्याचार होते थे, जो छुआछूत होते थे, जो अस्पृश्यता होते थे, उनके विरुद्ध उन्होंने डिप्रेस क्लास मिशन की स्थापना की और उसमें महाराजा साहू जी महाराज की भी मदद ली। जिस वक्त उन्होंने मूक नायक का संपादन चालू किया, उनके पास पैसे नहीं थे, उस वक्त में 2500 रुपए का दान साहू जी महाराज ने उनको दिया। और जब वो लंदन गए 1920 में ही, तो उसके संपादन का कार्य किसी अन्य को सौंप गए कि ये समाचार पत्र बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिस वक्त इस संविधान को समर्पित किया, उस समय उन्होंने परिकल्पना की थी कि मैं इस मंदिर रूपी
रूपी संविधान को, भारत को अर्पित कर रहा हूं और इसकी पवित्रता तभी तक रहेगी जब तक इसमें पुजारी प्रवेश करते रहेंगे, और जिस दिन इसमें गैर पुजारी प्रवेश करेंगे, गुंडों लफंगों माफियाओं का प्रवेश हो जाएगा, उस दिन यह संविधान अपवित्र हो जाएगा। आज इस परिप्रेक्ष्य में हम ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के दौर में संविधान की पवित्रता के लिए एक संक्रमणकालीन दौर चल रहा है। हिंदुस्तान में इस प्रजातांत्रिक सिस्टम में कई विसंगतियां आ गई हैं, जिसमें गुंडे मवाली माफियाओं का प्रवेश बढ़ गया। क्या आज इस जयंती के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसी जनरेशन को पैदा करेंगे, हम ऐसी सूरतें पैदा करेंगे कि इस स्ट्रक्चर में, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कोई गुंडा माफिया चुन के संसद में ना पहुंचे। यही हमारी बाबा साहब के प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सच्चा नमन होगा। बाबा साहब ने जिस संविधान को सौंपा, उस संविधान के पीछे बैक थ्रो में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन लोगों का भी दिमाग उसमें चल रहा था और उन्होंने एक गणराज्य की परिकल्पना की जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और उसका चुनाव आम जनता नहीं करती है, और शासनाध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्थापित किया जो सीधे नहीं चुना जाता है। लोकसभा सांसद चुन के आते हैं और वो अपने में से एक नेता को चुनते हैं, वो भारत का शासन चलाता है। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं और कार्यपालक प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, और इतना बड़ा भारत जिसमें 25 राज्य 27 राज्य इस समय है, वो कैसे एक लंबे समय तक एक चैन में बंधा हुआ है, जबकि दूसरी ओर इतना बड़ा राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके भी 2 भाग हो गए, और बाद में हमारा सोवियत संघ, उसके 14 भाग हो गए, जर्मनी के 2 भाग हो गए, पाकिस्तान के 2 भाग हो गए। आखिर हिंदुस्तान का ये फेडरल सिस्टम क्यों जमा हुआ है? इसके पीछे बाबा साहब और सरदार पटेल का योगदान था। भारत में विद्रोह क्यों नहीं हो सकता? क्यों पाकिस्तान में विद्रोह हो जाता, सत्ता पलट हो जाती, सोवियत संघ में विद्रोह हो जाता, सत्ताएं पलट जाती, नेपाल में सत्ताएं पलट जाती, बांग्लादेश में सत्ताएं पलट जाती, और तो और तुर्की जैसा राष्ट्र, वहां भी सत्ता पलट के मुस्तफा कमाल पाशा ने एक नई आधुनिक सरकार की स्थापना की। आखिर हिंदुस्तान में ऐसा क्या सिस्टम है कि आज तक यहां पर किसी प्रांतीय सूबेदार ने विद्रोह नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा कि हम बिहार को अपने अलग राष्ट्र घोषित करते हैं और आज से हम इसके मालिक हैं? क्यों नहीं कहा? इसके पीछे अंबेडकर साहब की रणनीति थी, इसके पीछे उनका दिया हुआ एक स्ट्रक्चर था। उन्होंने इस संविधान में एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू की और उसके अनुसार विद्रोह के जो मीन्स होते हैं, पहला मीन्स रुपया पैसा होता है, पैसे से सैनिक खरीदे जाते हैं, पैसे से सरदार खरीदे जाते हैं, और पैसे से नेताओं को और मुख्य सेनापतियों को अपनी ओर मिलाया जाता है। पैसे का कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, और उस पर किसका नियंत्रण रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियंत्रण रहेगा। जो पैसे राज्य के पास हैं, जो पैसे राजधानी में है, वो 3 दिन चल सकते हैं विद्रोह में, चौथे दिन खत्म हो जाएंगे और आरबीआई अपनी ट्रेजरी जाम कर देगी, स्टेट गवर्नमेंट पैसे नहीं निकाल सकती है और विद्रोह वहीं पर असफल हो जाएगा। दूसरा विद्रोह का साधन होता है परिवहन। परिवहन का सबसे बड़ा साधन उस समय रेलवे था। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जिस वक्त कानपुर में गोलीबारी करते थे और उन पर पुलिस का प्रेशर पड़ता था, तो उसी ट्रेन से वो कलकत्ते चले जाया करते थे, और कलकत्ते में प्रीतलता वफादार, बंकिम और चटर्जी वगैरह जितने भी वहां क्रांतिकारी थे, वहां घटनाएं करके यहाँ कानपुर डीएवी कॉलेज के हलचल में आ जाया करते थे। ट्रेन ही ऐसा साधन था जो विद्रोहियों को कानपुर से कलकत्ते तक और कलकत्ते से कानपुर तक ला सकता था। ट्रेन किसके नियंत्रण में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में है। जिस दिन विद्रोही बिहार से यूपी लाए जाएंगे, जिस दिन विद्रोही यूपी से बिहार लाए जाएंगे, उस दिन ट्रेन के चक्के जाम कर दिए जाएंगे, वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी और भारत सरकार के नियंत्रण में रहेगी। कोई भी राज्य विद्रोह 3 दिन से ज्यादा नहीं चला सकता। विद्रोह के लिए हथियार गोला बारूद चाहिए। हथियार गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री किसके पास है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां किसके पास है? भारत सरकार के पास है। और आपको ये जानकर अचंभा होगा
कि 1939 से 1945 के मध्य जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसी से प्रेशर बना अंग्रेजी हुकूमत पर कि हम हिंदुस्तान को आजाद कर दें, और जापान की सेनाएं दौड़ती हुई चली आ रही थी और जो आजकल ढाका है, बर्मा की राजधानी रंगून तक आ गई, और वहां उन्होंने जो धमाके किए उन धमाकों की आवाज कलकत्ते में सुनाई देती थी। और उस समय बॉर्डर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हुआ करती थी। अंग्रेजों ने तुरंत वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां कानपुर, जबलपुर, रांची और जम्मू कश्मीर में शिफ्ट कर दी कि मध्य यूपी में, जिससे कि अगर यहां पर दुश्मनों का कब्जा हो जाए तो कम से कम गोला बारूद को सुरक्षित रख सके। आज की तारीख में गोला बारूद किसके हाथ में है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में है। और जिस दिन ये मौका आएगा कि फला मुख्यमंत्री ने विद्रोह कर दिया तो उसके पास जितना गोला बारूद है 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता है। बिना कारतूस की AK-47 5 लाख की बेकार होती है। कारतूस की फैक्ट्री वो भी खिड़की कलकत्ते में है और सभी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये गुण किसने दिया था? ये बाबा साहब ने दिया था अपने संविधान में। अगला विद्रोह का साधन संचार था। आज की तारीख में मोबाइल है। कानपुर में कोई घटना हुई, तुरंत वीडियो बना के डाल दिया, पूरी इंडिया में छा गया। हैदराबाद में दंगा भड़क गया, बंबई में भी भड़क गया और चारों तरफ त्राइमाम मच गई। उस समय मोबाइल नहीं थे, लेकिन टेलीफोन थे, तो नंबर घुमाने से चल सकते थे, एक्सचेंज से नंबर मांग कर चल सकते थे, सैटेलाइट भी था और पुलिस वालों के वायरलेस भी थे। आखिर ये संचार मंत्रालय कहां से चलता है? इसकी सैटेलाइट कहां से चलती है? भारत सरकार का संचार मंत्रालय सैटेलाइट को गवर्न करता है और उस पर किसका नियंत्रण होगा? भारत सरकार का। जिस दिन उसको पता चलेगा कि बरेली में जो दंगा हुआ, बरेली का इंटरनेट ऑफ कर दिया, कोई भी मोबाइल मैसेज पास नहीं हो रहा था, कोई व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, कोई फेसबुक नहीं चल रहा था। आज आप करिए विद्रोह, करिए दंगा, भेजिए, तुरंत ऑफ कर दिया जाएगा। आप जहां के तहां वहीं पर ठहर जाएंगे। ये व्यवस्था किसने दी? बाबा साहब अंबेडकर ने ये व्यवस्था दी। इन चीजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हवाई जहाजों का भी प्रयोग हुआ, लड़ाकू विमानों का प्रयोग हुआ। 6 जून या अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। उसके बाद 9 अगस्त को, अब अगस्त था या जून था मुझे याद नहीं, हिरोशिमा पे बम गिराया गया और दोनों शहरों को तबाह कर दिया गया।